नमस्कार, मनी मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और इस सत्र की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन लेवल्स फिलहाल जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, करीब 114-115 अंकों की बिकवाली यहां पर नजर आएगी। एशियाई बाजार की चाल और साथ साथ यूएस मार्केट्स पर भी विस्तार से नजर होनी चाहिए। कमजोरी एशियाई बाजार से आ रही है और अमेरिकी बाजार में कल मिली जुली चाल थी, लेकिन ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स में क्या हुआ, एशियाई बाजार में गिरावट के पीछे की वजह क्या है और गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन से इंडिकेशंस भारतीय बाजार के लिए कैसे मिल रहे हैं, ये तमाम समझने की कोशिश आज होगी। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से सबसे पहले अभिषेक सत्यव्रतम से जान लेते हैं, उसके बाद बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार आज कमजोर, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, कल हम भी फीके पड़े थे और आज जी कमजोरी, क्या और ज्यादा गिरावट दिखाएगी? मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत जो है मिक्स्ड है अमेरिकी बाजारों से, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अल्फाबेट के नतीजे अच्छे आए थे तो नेस्डेक को सपोर्ट तो मिल गया। तो नेस्डेक और S&P 500 दोनों के दोनों ये नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल इंटरडे में पहुंचे और वहां पर हल्की हल्की तेजी रही। हालांकि डाउ में हमने कल देखा कि 300 अंकों के आसपास की गिरावट रही और उस गिरावट की वजह ये रही कि कुछ अहम नतीजे आए हैं, जैसे कि हनीवेल के नतीजे आए, शेयर टूटा। अमेरिकन एयरलाइंस के नतीजे आए, वहां पर हमने गिरावट देखी शेयर में। IBM के गाइडेंस कमजोर आए हैं तो IBM करीब 7.5% टूट गया है। तो नतीजों के चलते हमने देखा थोड़ा सेंटिमेंट डाउ को लेकर कमजोर हुआ और करीब 300 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ। हालांकि नेस्डेक थोड़ा वोलेटाइल रहा, दिन भर उतार चढ़ाव होता रहा और आखिरकार 38 अंकों की हल्की सी तेजी पर नेस्डेक बंद होने में कामयाब रहा है। हालांकि अभी तक हम S&P 500 कंपनीज के नतीजों की बात करें तो करीब 155 नतीजे आ गए हैं, जिसमें से 83% अनुमान से बेहतर रहे हैं। तो कल एक तरह से देखा जाए तो वन ऑफ सेशन था और अब जो है कि 1 अगस्त जो टैरिफ को लेकर डेडलाइन है, देखते हैं उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप किन किन देशों के साथ ट्रेड डील करते हैं, उस पर बाजारों की कंप्लीटली नजर रहने वाली है। लेकिन टेस्ला के शेयर में भी कल हमने गिरावट देखी और गिरावट रही 8% की और इसकी वजह ये रही कि जो जून क्वार्टर में जो उन्होंने आय रिपोर्ट की वो रही अनुमान से कमजोर, इसके चलते टेस्ला का शेयर टूटा है। हालांकि अगर हम इस पूरे हफ्ते की बात करें तो आप देखेंगे कि डाउ जोन्स में करीब 1% के आसपास की तेजी रही है। नेस्डेक और S&P 500 इनमें भी 1.1% की तेजी रही है। तो ओवरऑल तेजी का ही माहौल है, मतलब 300 अंकों की ही गिरावट रही है और उसकी वजह भी ये रही कि पिछले 2 सत्र में हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी। जापान के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील की थी तब उसके बाद बाजारों में अच्छी तेजी बनी थी। जेरोम पावेल को लेकर भी ट्रंप की जो टोन है उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई है। हालांकि ट्रंप कल एक तरह से सरप्राइज विजिट मान के चलिए, वो पहुंचे थे यूएस फेड के हेडक्वार्टर और वहां पर जेरोम पावेल से मुलाकात हुई और करीब 2.5 बिलियन का जो रेनोवेशन जो कॉस्ट था उसके मुद्दे पर थोड़ी सी तनातनी उनकी पावेल के साथ दिखाई दी। उन्होंने फटकार भी लगाई, हालांकि पावेल ने अपने आप को डिफेंड किया। हालांकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पावेल को निकालने को लेकर कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने उम्मीद जताई कि वो आगे सही काम करेंगे। अब देखिए 29 और 30 तारीख को FOMC की बैठक है, 30 तारीख को यूएस फेड की पॉलिसी आ जाएगी। हालांकि ब्याज दरों में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रेशर बना रहे हैं उन पर रेट कट करने के लिए, लेकिन जिस तरह के आर्थिक आंकड़े अमेरिका में आ रहे हैं वो तो मजबूत ही, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता है, टैरिफ के असर को जेरोम पावेल देखना चाहते हैं, तो दरों में कोई बदलाव की अभी फिलहाल इस महीने वाली पॉलिसी में कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद फिर से कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा ट्रंप की तरफ से, वो देखने वाली चीज होगी। एशियाई बाजारों की बात करें तो आप देखिए निकेई में 2 सत्र में, जापान का जो बाजार है निकेई में 2 सत्र में करीब 2000 पॉइंट की तेजी बनी थी और आज हल्की सी गिरावट है, करीब 150 अंक नीचे निकेई कारोबार कर रहा है। कोस्पी जो कि कोरिया का इंडेक्स है, वहां पर शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद वहां पर रिकवरी की कोशिश है, हल्की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। सोने की बात करें तो जिस तरह से टैरिफ को लेकर और ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिविटी निकल के आ रही है अमेरिका की तरफ से, तो सेफ जो डिमांड है सोने की वो घट रही है और कल फिर से हमने प्रेशर देखा। सोने का जो भाव है वो गिर के आ गया है $3375 के आसपास, लेकिन ट्रेड डील वाले चलते थोड़ा सा डिमांड बढ़ने की उम्मीद है कच्चे तेल की। अमेरिका में थोड़ा भंडार घटा है तो क्रूड को थोड़ा सपोर्ट मिला, हालांकि क्रूड एक रेंज में ही है। भाव है $69.3 प्रति बैरल के आसपास की, तो क्रूड में भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन डॉलर इंडेक्स को आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ना डॉलर इंडेक्स ऊपर आ रहा है और 97.48 ये हैं डॉलर इंडेक्स के लेवल। और अगर हम 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, 4.39 है बॉन्ड यील्ड। लेकिन आप गिफ्ट निफ्टी देखिए, कल के गिरावट के बाद आज फिर से हम प्रेशर देख रहे हैं, 116 अंक
तो ओवरऑल जो बाजार के लिए जो संकेत हैं वो मिक्स्ड हैं। एशिया से तो खैर कमजोर हैं, अमेरिका से मिक्स्ड रही हैं। आईटी ने वहां पर थोड़ा सा सपोर्ट दिया है नेस्डेक को, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं रहा है। आज देखते हैं कि भारतीय बाजार कल की गिरावट के बाद के आज कमजोर खुल के रिकवरी दिखाएंगे। लेकिन जो चिंता मानसी वो ये है कि एफआईज का सपोर्ट बाजार के लिए बिल्कुल गायब है और मे बी एक वो कॉज ऑफ कंसर्न बाजार के लिए बना रहेगा। ठीक, ये सही कहा आपने, एफआईएस का सपोर्ट गायब है और इनफैक्ट कल भी आप जो कह रहे थे एफआईएस इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। भारतीय बाजार की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन एफआईएस की तरफ से बिकवाली का ट्रेंड तो लगातार जारी इस वक्त नजर ही आ रहा है, चाहे कैश मार्केट में हो या इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में हो। एफआईएस की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कोई खास पॉजिटिव अपमूव्स या सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ठीक उसके सामने डीआईएस जो है लगातार बाजार को संभालने का काम करते हुए, कल के सत्र में भी एफआईएस ने कैश मार्केट में 2133 करोड़ की बिकवाली की है और उसके ठीक सामने डीआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। लगातार 14th कॉन्सेक्यूटिव सेशन है जबकि डीआईएस भारतीय बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। वहीं हमने देखा कल के सत्र में भी 2617 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने करी और सामने 2134 करोड़ की बिकवाली जो है एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस में भी देखेंगे ना कि बराबर खरीदारी के आंकड़े यहां पर एफआईएस की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बिकवाली इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 1800 करोड़ की कर दी है एफआईएस ने। सो ये एफआईएस के डेटा पॉइंट्स हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार की तरफ वापस कब रुख करेंगे, बड़ा सवाल ये है। वह घरेलू संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार को लगातार संभालने का काम कर रहे हैं। एफएनओ में बैन वाले स्टॉक्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आरबीएल बैंक और आईईएक्स दोनों एफएनओ में बैन कैटेगरी में हैं और इसके अलावा अगर आप देखेंगे विदेशी बाजार से संकेत जो है मिले जुले कहे जाएंगे, क्योंकि यूएस के मार्केट्स में नैस्डैक और एसएनपी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन एशियाई बाजार कमजोर है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब 120 अंकों की बिकवाली है, तो टुवर्ड्स डाउनसाइड ही है संकेत। अब भारतीय बाजार इन संकेतों को किस तरह से समझते हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये देखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि कल का सत्र भारतीय बाजार के लिए भी कमजोर रहा और अगर ये क्यूज लेकर आगे बढ़ेंगे तो आज के सत्र में भी कमजोरी की तैयारी करते हुए दिखेंगे भारतीय बाजार। इन तमाम पर फोकस रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज का एक्शन, कमोडिटी मार्केट अपडेट, सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग और विदेशी बाजार से इस सुबह संकेत जो है कुछ खास नहीं नजर आ रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए ये संकेत जो है कितना कमजोरी का काम करेंगे या फिर भारतीय बाजार अपनी तेजी की चाल पकड़ेंगे, इन तमाम पर नजर हमें जरूर रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, कई सारी डील्स पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं टैरिफ के फ्रंट पर भी होती हुई और ये डेवलपमेंट्स जो है ये इम्पैक्ट कर तो जा रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स को। और भारत की भी अगर बात करें तो ऑफकोर्स वहाँ पर भी हम काफ़ी हद तक देख रहे हैं। कल के सत्र में हमने देखा इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उस पर हस्ताक्षर होते हुए दिखे। टुवर्ड्स क्लोजिंग जो फाइनल फॉर्मेलिटीज़ खत्म हो रही थी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हमने आपके सामने भी रखी और ख़ास तौर से इस अग्रीमेंट के साइन होने से किस तरह के फ़ायदे होते हुए दिखेंगे दोनों देशों की इकॉनमी को, ये भी आपको बताया। जॉब क्रिएशन में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा और साथ साथ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आएगी। दोनों देशों के लिए एक सिनर्जी इफेक्ट क्रिएट होती हुई दिखेगी। विन विन सिचुएशन है और इनफैक्ट हिस्टोरिक स्टेप भी इसे कहा गया और इसके इम्प्लीकेशंस और साथ साथ इसके इम्पैक्ट्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे। ऑटो सेक्टर में कल हमने रफ्तार देखी थी। ऑटो ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और कई सारे सेगमेंट्स हैं जिन पर एक इम्पैक्ट आता हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा। ख़ास तौर से ये डील अग्री जब हुई है तो इस डील के अग्रीमेंट के साथ साथ इकॉनमी और ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी हद तक फ़ायदे और मौके बनते हुए नजर आएंगे। ऑटो सेक्टर कल बाजार जब इतने कमज़ोर थे तब भी मजबूती के साथ काम कर रहे थे। इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन मजबूती बाजार में तो नहीं नजर आ रही थी। इंडेक्स वाइज ब्रॉडर मार्केट्स, बेंचमार्क सब कुछ टूटते हुए नजर आए और साथ ही स्टॉक वाइज एक्शन कम था। जो रिजल्ट्स थे उनका एक्शन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि खबरें कम हैं। खबरें ढेर सारी आ रही है क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है और रिजल्ट्स के अलावा भी ढेर सारी खबरों का एक के बाद एक सिलसिला है।
खबरों वाले शेयर्स इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप जान पाएं कि बाजार बंद होने के बाद से लेकर अब तक एक्सचेंजेस पर कौन सी खबर आई और उसके बाद दिन की शुरुआत जो है उसमें ही आप अपनी तैयारी कर पाए, क्योंकि उन खबरों से काफी हद तक बाजार पर इम्पैक्ट पड़ता है और उन स्टॉक्स पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। शरद हमारे साथ जुड़ गया है खबरों वाले शेयर्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। रिजल्ट इम्पैक्ट आज कुछ खास है या सिर्फ खबरें हैं? नहीं मानसी, यहाँ पे भी लिस्ट है और खास करके बजाज फाइनेंस पे नज़र रखेंगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, नंबर्स तो अच्छा है लेकिन कमेंट्री बहुत उल्टा आया है। अब उसके कारण जो रबाउंड इफेक्ट आ सकता है, शायद एनबीएफसीज और बीएफएसआई स्पेस में जो है भारी बिकवाली देखने मिल सकती है और एक बहुत बड़ा कंसर्न आ गया है। लेकिन नंबर्स पहले बात कर लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस के नंबर सारे एस्टिमेट्स के ऊपर आए हैं। ये अच्छा नंबर आया। नेट इंटरेस्ट इनकम 22% बढ़ा, पैट भी 20% बढ़ा। ये सारे आंकड़े आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात जो है अब शुरू होती है। अब वो सबसे पहले कहते हैं कि निम जो है 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ये तो नोन था। लेकिन एमएससी में 17 में से 13 इंडस्ट्रीज अभी भी स्लो डाउन दिखा रहे हैं। और अगर इंडस्ट्री लीडर ये बात बताता है तो बाकी सारे कंपनीज को भी जो है बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। 3 तो कंट्रैक्शन भी दिखा रहे हैं। तो अब एमएसएमई बिजनेस में स्लोएस्ट ग्रोथ देखने मिल रहा है इस साल में। और एक और क्वार्टर वेट करेंगे जब जिस तरह वो वित्त साल 2026 का गाइडेंस देंगे। तो कॉशियस टोन बहुत बड़ा है बजाज फाइनेंस के लिए। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर एक लीडर कुछ बात बताता है तब आप देखेंगे सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में एक थोड़ी सेलिंग प्रेशर भी आ सकती है। साइंट की बात करें तो मिले जुले नतीजे आए हैं। सेमीकंडक्टर बिजनेस को इन्होंने कार्व आउट भी किया है। नंबर्स देखें तो कुछ खास आया नहीं है। हमने भी देखा हेडलाइन नंबर्स, मार्जिन्स में गिरावट है, पैट में गिरावट है। और कल हमने देखा भी जिस तरह मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भारी पिटाई देखने मिली थी, क्योंकि वैल्यूएशंस पे सवाल ज़रूर उठते हैं जब ग्रोथ नहीं आती है। कल परसिस्टेंस में गिरावट देखी कोफोर्ज में, आज शायद साइंट में भी देखने मिल सकता है, तो उस पर भी नज़र रखेंगे। फिनिक्स मिल्स के इनलाइन नंबर्स आए हैं। बोर्ड ने लगभग 5,500 करोड़ का बायआउट अप्रूव कर दिया है। रेवेन्यू पैट देखे तो सिंगल डिजिट ग्रोथ ही आया है। कुछ खास ऐसा भी नहीं है कि जो रिजल्ट्स के बारे में हम इस पर बात करें, लेकिन हाँ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं। सन फार्मा के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। उनकी आर्म्स यूएस में एक लिटिगेशन कोर्स के साथ सेटलमेंट की है। जेनरिक फार्मा ड्रग का जो एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन था उसको लेके लगभग $200 मिलियन ये सेटल करने वाले हैं। ये आंकड़ा बड़ा है, तो इस पे जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो सन फार्मा के लिए। और औरोबिंदो फार्मा न्यूट्रल रहेगा। लार्जली एजेंसी से खबर आ रही है कि कंपनी और कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स यूएस के जो हैं कंसिडर कर रहे हैं कि जेनरिक ड्रग मेकर जेंटिवा को अक्वायर कर सके, और इसका जो वैल्यू रहेगा वो लगभग $5 बिलियन के ऊपर रहेगा। ऑलमोस्ट $6 बिलियन कह सकते हैं। यूटीआई एएमसी शायद एक्सीडेंट ऑफ द डे भी हो सकता है। कल के स्टॉक ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो स्टॉक में प्रेशर अच्छा खासा देखने मिला था। कमज़ोर नतीजे आए, कोर पैट में कमज़ोरी दिखी, मार्केट शेयर लॉसेज हो रहे हैं। और अगर आंकड़े की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 7% ईयर ऑन ईयर गिरा है। अब देखिए बाकी एएमसी स्टॉक्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की है और यूटीआई एएमसी जो है अब डिफाइन कर रहा है कि ये सबसे चीपेस्ट स्टॉक क्यों है एएमसी स्पेस में। अब दिख भी रहा है कि ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो अच्छे क्वार्टर थी एएमसी की, लेकिन ये जो स्टॉक है ये पूरा जो है कॉन्ट्रा मूव आया है। एसआरएफ की कॉन कॉल आई कल। नंबर्स जो है लार्जली अच्छे, इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स कल मार्केट आजमाए थे। कॉन कॉल में जो है एक अच्छी पॉइंट मैनेजमेंट ने कही है कि प्राइसिंग एनवायरनमेंट फेवरेबल रहेगा पैकेजिंग बिजनेस को लेकर, और एक्सपेंशन की भी बात चल रही है 740 करोड़ रुपए के लिए। तो कमेंट्री और गाइडेंस दोनों में स्ट्रेंथ, तो स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। स्टॉक में अच्छी मोमेंटम शुरुआती स्तर पे देखने मिल सकती है। एम्फेसिस की बात करें तो यहाँ पे लार्जली हम कहेंगे कि ये न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर्स आया है। नंबर्स कुछ खास नहीं आ रहे हैं। देखिए आप सिंगल डिजिट पे जो है नंबर्स ग्रोथ आ रहे हैं, लेकिन जो डील विंस है वो बहुत सॉलिड आया। $760 मिलियन का है। एक मिड कैप आईटी कंपनी के लिए इतना बड़ा डील विन जो एक क्वार्टर में दिखे, ये जो है एक तारीफ की बात है। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है एम्फेसिस से देखने मिला है। बीएल 560 करोड़ का ऑर्डर इनको आया है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। और बजाज कंज्यूमर दूसरा जो है बायबैक ये कर रहे हैं, अप्रूव किया इन्होंने। ये जो बायबैक है लगभग 5% स्टेक का है, 290 रुपये प्रति शेयर का। लेकिन अर्निंग्स कुछ खास आया नहीं था बजाज कंज्यूमर का। तो ऑफकोर्स बायबैक के कॉर्पोरेट एक्शन तो बनती थी, लेकिन किस तरह स्टॉक रिएक्ट करता है उस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी।
और ऑफ कोर्स मानसी हमने डिस्कस भी कर दिया था कि इंडिया और यूके के एफटीए के जो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिस पे बातचीत हो रही थी, और हमने ये ट्रेंड पहले ही पकड़ लिया था, स्टॉक्स भी चल गए थे, तो सब फैक्टर्ड इन हो गए हैं। आप ऑटो एंसिलरी देखिए, टाटा मोटर्स के जेएलआर के बारे में देखिए, केमिकल्स थोड़ा सा सेगमेंट था, और इंटरेस्टिंगली टेक्सटाइल्स। अब हमारा जो एक्सेस है पाकिस्तान, बांग्लादेश और कंबोडिया, अब हम सेम लेवल पर, हमारा क्वालिटी अच्छा है, Better तो है। अब एक्सपोर्ट्स में अच्छा बूम आ सकता है हर लिहाज से। इनफैक्ट अगर इस डील की ही बात करें, इन सिचुएशन ऐसा देखा जा रहा है कि एक बायलैटरल ट्रेड को एनहांस करने की ही कोशिश है दोनों नेशन के लिए। 120 बिलियन डॉलर तक के बायलैटरल ट्रेड्स जो है 2030 तक इफेक्टिव करने की कोशिश है। सो इन इटसेल्फ ग्रोथ के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से भारत देश के लिए तो एक बेहतर कदम है ही, और इस पर रिएक्ट भी करते हुए मार्केट्स और आगे भी देखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट जो है पैन आउट होते हुए। लेकिन हिस्टोरिक मोमेंट इन बहुत इटसेल्फ, बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट, और ये 3 साल से ऑफिंग में था, तो हम भी इसमें पूरी एनालिसिस करते रह रहे थे कब आएगा स्टॉक का, कब आएगा स्टॉक का, और अब देखिए लास्ट 2 डेज में स्टॉक के रिएक्शन है, और हम दर्शकों को पहले ही 3 दिन पहले से ही बता दें कि मोमेंटम आ सकता है, और हमने देखा भी सारे स्टॉक्स में मूव आए। लेकिन अब इसके डिटेल्स जानने होंगे, और सब सेक्टर्स भी हैं मानसी। आपके सी फूड एक्सपोर्ट्स के बारे में बात हुई, केमिकल्स के बारे में, इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पर भी बात हुई, मेडिकल डिवाइसेस वहां से क्या आएंगे। तो छोटे छोटे करके अगर स्मॉल मिड कैप से इसमें देखें ना, तो बहुत सारे कंपनीज के साथ यूके के साथ रिलेशन है, तो वो हमें पॉइंट आउट करके बताना है, क्योंकि उन स्टॉक्स में और ज्यादा रिएक्शन आता है। एब्सोल्युटली। और ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स जब होते हैं तभी समझ आता है कि छोटे छोटे कितने सारे स्पेसेस है, जैसे भारतीय एग्री, मरीन प्रोडक्ट्स, आप बिना किसी टैक्स के यूके प्रोडक्ट्स को भेज पाएंगे। हाँ, और एक तो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, लेकिन अब देखिए इस यूके एफटीए के कारण कोई नए कंपनीज भी आने वाले लिस्टेड स्पेस में जो इसका फायदा उठाएंगे, तो उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल देश के डेवलपमेंट पर काम तो लगातार हो ही रहा है, इस पर हमारी नजर है। शायद शुक्रिया सारी डिटेल्स और खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। अब मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। बजाज फाइनेंस के नतीजे आए, नंबर्स अच्छे रहे। वरुण ने नतीजों से पहले भी अनुमान बताए थे, उन्होंने कहा था कि नंबर्स जो है बेटर रह सकते हैं। अब नंबर्स आ चुके हैं, नतीजे कैसे हैं विस्तार से वरुण से जानते हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, नंबर्स तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो उतनी अच्छी नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब देखिए कंपनी का एनआईआई, वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ हुई, पीपीओपी में अच्छी खासी ग्रोथ हुई, मुनाफा 4,700 करोड़ रुपए के आसपास आया। हमने 4,650 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान लगाया था, तो वहाँ हर फ्रंट पे बीट देखने मिला है। ग्रॉस एनपीएस बड़े हैं, 0.96% से बढ़ के करीब करीब 1.03% के आसपास आए हैं, और ये इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोन लॉस प्रोविजन जो है साल दर साल बढ़े हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही वहाँ पे गिरावट देखने मिली है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ी कॉशियस है। एक तो मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे चल के जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट का होगा वो यहाँ पे थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। जो अभी 19% है वो करीब 15 से 16% के आसपास हो सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो थोड़ा बहुत एलिवेटेड था, खासकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में, जो कि वैसे भी ये कम करते जा रहे हैं इस पूरे सेगमेंट का एक्सपोजर। लेकिन दिक्कत की बात है एमएसएमई सेक्टर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासा दबाव इस क्वार्टर में देखने मिला, और मैनेजमेंट उम्मीद नहीं लगा रहा है कि FY26 में कोई सुधार होगा। इनफैक्ट यहाँ से हालात शायद थोड़े और खराब हो सकते हैं एमएसएमई सेक्टर में। ये मैनेजमेंट की ओवरऑल कमेंट्री से समझ में आ रहा है। तो ये एक सेक्टर जो है वो इस कंपनी के लिए पेन पॉइंट होगा, तो शायद इस पे ज़्यादा रिएक्शन आपको आज देखने मिलेगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, सबको पता था नंबर्स अच्छे आएंगे, नंबर्स में कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन हाँ, जो कमेंट्री मैनेजमेंट की है वो थोड़ी कॉशियस है। नो डाउट इनने कहा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन आगे जाके बढ़ेंगे, लेकिन बिजनेस को लेके थोड़ी बहुत चिंताएं हैं। अभी कंपनी ने अपने गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि हम एक और क्वार्टर देखना चाहेंगे और उसके बाद बताएंगे आपको कि गाइडेंस में कोई बदलाव करते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, कमेंट्री थोड़ी वीक है। शुक्रिया ये नतीजों के रिव्यू हमारे सामने रखने के लिए।